जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। तो पिछले वीडियो में हमने दुख कहानी के जो राइटर हैं यशपाल जी उनके बारे में बात की थी। तो आज का हम देख रहे हैं हमारा जो यह अध्याय है दुख उसी को। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है कवि यशपाल द्वारा। पहला लाइन ही लिखा हुआ है, जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तब मन वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं। कहा गया है कि जब मनुष्य सबसे भरोसेमंद इंसान से जब उसका जो भरोसा होता है, जब वो टूटता है तो उसका जो मतलब एक अपमान की तरह उसको लगता है, उसका तिरस्कार जब होता है, ठीक है, उसको तिरस्कार प्राप्त होता है कि जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरा दिल तोड़ा, दुख दिया। तो कहा गया है कि उसका मन एकदम वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। इस बात को बता सकना संभव नहीं है, पर कहानीकार ने थोड़ी बहुत इसकी बताने का प्रयास किया है। आगे देखें कि इस दुख जो चैप्टर है या फिर जो अध्याय है, इसमें दिलीप है, हेमा है, उनके बारे में थोड़े आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन कहा गया है कि दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। अब दिलीप जो है, ठीक है, दिलीप और हेमा यहाँ पे है। दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। दिलीप जो है वो पति है और हेमा उसकी पत्नी है। वह उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था, बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। ठीक है, मतलब जो दिलीप है वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसको किसी भी विषय में टोकता रोकता नहीं था। बहुत से लोग इसे अति कहते हैं कि अति करता है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस पर भी जब हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के अर्थात उसकी सहेली के साथ सिनेमा देख आने के कारण दिन भर उठी रहकर दूसरे ही दिन माँ के घर चली गई। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि इस पर भी जब हेमा को संतुष्ट न कर सका, मतलब इसका यहाँ तक होने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी हेमा संतुष्ट नहीं हुई थी। हेमा केवल दिलीप के उसकी सहेली के साथ, मतलब जो हेमा थी उसकी एक सहेली थी और उसकी सहेली के साथ जो दिलीप था वो सिनेमा देख के आ गया था। ठीक है, और इस सिनेमा देखने के कारण जो हेमा है वो दिलीप से रूठकर अपने माँ के घर चली गई। तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। मतलब तब दिलीप बहुत दुख से भर गया कि आखिर हेमा को क्या हो गया। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। सितंबर तो आप लोग पहचानते हो, सितंबर मंथ है। उसका अंतिम सप्ताह लास्ट वीक चल रहा था। वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहता है। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजे पर पर्दे डाले बैठा था। उसके जो घर था, उसके बैठक का जो रूम होता है, उसके दरवाजे और खिड़की पर पर्दे डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि से समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाता है। उस समय जब दिलीप बैठा था तो उसका 1-1 मिनट गुजर नहीं रहा था। 1-1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाता है। समय को बीतता न देख दिलीप खींचकर सो जाने का यत्न करने लगा। उसी समय जीने पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। अलसाई हुई आंखों को आधा खोल उसने दरवाजे की ओर देखा। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी, आपको कहीं जाना ना हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? दिलीप का छोटा भाई था जो ऊपर से उतर कर आया और अपने भाई से पूछा कि अगर आपको कहीं जाना ना हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं। इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के साथ इशारे से इजाजत दी, आंखें बंद कर ली। दिलीप ने पहले से ही दुख में डूबा हुआ था। उसने हाथों से इशारा किया कि ठीक है, ले जा, मुझे कहीं नहीं जाना है, और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। क्लॉक तो आप लोग समझ पा रहे हो, घड़ी, दीवार पे जो दीवार घड़ी लगाई जाती है। जब 6 बज गया तो उसमें से साउंड निकलने लगी। दिलीप को अनुभव हुआ क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा। उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ, कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। दिलीप ने देखा पर्दे हटाकर कि बारिश तो थम गई थी।
फिर सोचा कि अगर कोई आ गया तो फिर से जो मुझे बेकार की भाषण जरूरत नहीं है, कोई आकर भाषण देने लग जाएगा। वह उठा, भाई की साइकिल ले, गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वो मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसील के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। आप लोग इस पार्क का नाम याद रखना। मिंटो पार्क कहा गया है कि जो दिलीप था वो अकेला बैठा हुआ था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह मिंटो पार्क में जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता। वहां पे कोई बैठा तो था नहीं, अकेला बैठा था वहां पे भी। आगे कहा गया कि उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वो बैठ गया। उसी एकांत में वो चुपचाप एक बेंच के सहारे खड़ी साइकिल को खड़ी करके वहीं बैठ गया। सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। उसके सिर में जब ठंड लगी तो उसके जो माइंड में, उसके जो दिमाग में हलचल हो रही थी, उसका प्रेशर कुछ कम हुआ। अगर आगे देखें तो ख्याल आया यदि ठंड लग जाने से ठंड लग जोर से वो बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा। सोच रहा था वहां पे बैठे बैठे, उसको ख्याल आया। ख्याल आना मतलब सोचना कि अगर उसको जोर से ठंड लग जाए और वहीं पे बीमार हो जाए, तो फिर वो एक शहीद की तरह चुपचाप घर में सो जाएगा आकर, ताकि उसको अपने दुख का किसी को बताना ना पड़े। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। मतलब यहाँ पे जो दिलीप है वो दुख में डूबा हुआ है। वो ये बोल रहा है कि जब मैं अकेला रहूंगा, मुझे दुख मैं मतलब मेरे दुख का भाग मैं जब किसी से नहीं बांटूंगा, तो एक दिन तो मृत्यु आने ही है। तो एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और मेरे सिर पर अपना हाथ फेरेगी और मुझे हमेशा के लिए शांत करके चली जाएगी, मतलब मुझे उठाकर मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उनमें हेमा भी होगी। सोच रहा था कि क्या उस दिन हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वो बैठ गया। मतलब ये सब बातें वो सोच रहा है, अभी बीमार नहीं पड़ा है, वो पार्क में बैठे बैठे ठंडी हवा खा रहा है। समीप ही 3 फलंग पर मुख्य रेलवे लाइन से कितनी गाड़ियां गुजर चुकी है। मतलब उसके बहुत करीब ही एक रेलवे लाइन बिछी हुई है जिसपे से कई गाड़ियां गुजर चुकी है। उधर दिलीप का ध्यान गया था। अब जब फ्रंटियर पे मेल तूफान बेग से तीव्र कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उसे देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड क्लास के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वो समझ गया फ्रंटियर में मेल जा रही है। 9:30 बज गए। मतलब 6 बजे का बैठे बैठे उसको 9:30 बज गया और उसके पास से जो रेल गुजर कर जा रही थी वो फ्रंटियर तूफान मेल था। उसके फर्स्ट और सेकंड जो डब्बा था उससे जब तीव्र प्रकाश निकला उससे ये समझ गया कि 9:30 बजे का ये ट्रेन जा रहा है। स्वयं से ही अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उसका मन हल्का हो गया। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वो पैदल पैदल बागों बाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। मतलब ये सारे रास्ते हैं, ये सारी जगह का नाम है, किस किस से होते हुए गुजरा और वो कहाँ पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़ी बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। मनुष्यों के अभाव की कुछ परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इन लैंपों को चारों ओर नृत्य कर रहे थे। जो पतंग होते हैं वो एक ललटेन रखा हुआ था, ठीक है, ललटेन बोलते हैं हम लोग जिसको, लैंप भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको लैंप बोलते हैं। उस लैंप के चारों ओर पतंगे नाच रहे थे और जगत के यह अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंग एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। कोई दाएं को, कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे उस लैंप के। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। रात का समय हो गया था। जो वृक्ष के जो पत्ते थे वो रातों के जो वृक्ष के भीगे पत्ते थे वो बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। बिजली भी पड़ रही थी, ठीक है ना। अगर आगे की बात करें तो एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर एक उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती
ज्यों-ज्यों वो लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पल कर पीछे हो जाती। बीच-बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। अगर मनुष्य न होते तो भी यह संसार कितना मतलब व्यस्त है, ये सारी बातें सोच रहा था दिलीप। ठीक है? तो दोस्तों लगभग ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैंने सोचा है कि इस चैप्टर को मैं 3 या 4 भाग में आप लोगों को समझाऊँगा। तो आज का ये पहला पार्ट है और इसके जो कवि परिचिति पार्ट था, उसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाकी का जो भाग होगा, उसे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए और फिर से हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।